सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली के रामलीला मैदान की, जहां पर कांग्रेस की महारैली, एसआईआर के खिलाफ दिल्ली में कांग्रेस की महारैली का आयोजन होता है। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा कांग्रेस की रैली में शामिल होने के लिए पहुंचे। 5 करोड़ हस्ताक्षर राष्ट्रपति को कांग्रेस पार्टी सौंपेगी। इंडी गठबंधन के नेताओं को इस रैली में नहीं बुलाया गया, जो बेहद महत्वपूर्ण और चर्चा का विषय रहा है। इंडी गठबंधन के जितने भी नेता हैं वो इस रैली में नजर नहीं आ रहे। चुनाव आयोग पर बीजेपी का कब्जा हो चुका है। राहुल गांधी बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं और एक बार फिर से उन्होंने रामलीला मैदान में इस रैली के माध्यम से कहा है कि चुनाव आयोग पर बीजेपी का कब्जा हो गया है। ईसी ने मेरे सवालों का जवाब अभी तक नहीं दिया है, ये कहना है कांग्रेस नेता राहुल गांधी का। उनका यह मानना है कि चुनाव आयोग ने मेरे सवाल का अभी तक जवाब नहीं दिया है। इसके अलावा बीजेपी और चुनाव आयोग की मिली भगत है, ये कहना है प्रियंका गांधी वाड्रा का। और बार बार इस बात का वो जिक्र पहले भी करती हुई नजर आई और एक बार फिर से उन्होंने अपनी बात को दोहराया और ये कहा कि बीजेपी और चुनाव आयोग की मिली भगत है। आज रैली का आयोजन किया गया कांग्रेस की तरफ से, लेकिन जो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय है, वो चर्चा का विषय यही है कि इंडी गठबंधन के नेताओं को इस रैली में नहीं बुलाया गया। उनके पास सत्ता है, वो वोट चोरी करते हैं। देखिए आपके सामने पड़ा है, वो वोट चोरी करते हैं। 10,000 रुपए चुनाव के समय, चुनाव हो रहा है, 10,000 रुपए वो देते हैं। उनके इलेक्शन कमिश्नर हैं, जिनके नाम अभी प्रियंका जी ने लिए, मैं भी ले लेता हूं। ज्ञानेश कुमार, डॉक्टर सुखबीर सिंह सांधू, डॉक्टर विवेक जोशी। याद रखिए, ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह सांधू, विवेक जोशी। ये जो सत्य और असत्य की लड़ाई हो रही है, इलेक्शन कमीशन बीजेपी के सरकार के साथ मिलकर काम कर रहा है और इनको जितनी भी इम्यूनिटी देनी है दे दो। नरेंद्र मोदी जी ने इलेक्शन कमिश्नर के लिए कानून बदला, नया कानून लाए, कहा कि इलेक्शन कमिश्नर कुछ भी करे उन पर एक्शन नहीं लिया जा सकता है। आज संसद को देखिए, मुश्किल से एक सत्र में एक दो बहस होती है। और जब हमने कहा, राहुल जी ने मुद्दा उठाया, खड़गे जी ने मुद्दा उठाया कि हमें बहस करनी है चुनाव पे, एसआईआर पे, जिस तरह से वोट चोरी हो रही है उस पे, तो घबरा गए, मानी नहीं बात। अंत में जाकर कैसे माने कि हम वंदे मातरम पर भी चर्चा करेंगे। तो हम संसद में ये बहस करते रहे कि राष्ट्रगीत किसका है, राष्ट्रगीत कैसे बना, राष्ट्रगीत क्यों बना, और जो बड़ी बड़ी समस्याएं हैं जिससे आप जूझ रहे हो, बेरोजगारी, महंगाई, पेपर लीक, उसके बारे में चर्चा करने की हिम्मत नहीं है। हिम्मत क्यों नहीं है? क्योंकि अगर इनको एक असली चुनाव लड़ना पड़े। तो ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। विशाल रैली का आयोजन किया गया रामलीला मैदान में। बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता इसमें शामिल हुए और तमाम बड़े नेताओं की मौजूदगी रही। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मंच पर आपको नजर आ रहे होंगे और इसके अलावा राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, खुद सोनिया गांधी भी इस रैली का हिस्सा बनने के लिए, इसमें शामिल होने के लिए पहुंची। तो दूसरे तरफ वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा दिया गया और भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला गया। बंगाल चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस ने अगर हुंकार भरी है इस रैली के माध्यम से, तो इसके मतलब और मायने क्या निकाले जाएं। एक बार फिर से चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी को लेकर सवाल उठाए गए हैं। अब आपको मैं समझाने की कोशिश करते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से कि वोट छोड़ गद्दी छोड़ रैली में कौन कौन नेता शामिल होने के लिए पहुंचे और इस रैली का मकसद क्या रहा। इस रैली का मकसद क्या है? ये तमाम अलग अलग वो चेहरे हैं जो वोट चोर गद्दी छोड़ रैली में
शामिल होने के लिए पहुंचते हैं। अब देखिए, राहुल गांधी, कांग्रेस का बड़ा चेहरा प्रियंका गांधी वाड्रा, सोनिया गांधी, ये तीन गांधी परिवार के सबसे बड़े नाम, और इसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष, कांग्रेस का एक और बड़ा नाम केसी वेणुगोपाल और सचिन पायलट, वो चेहरे हैं जो आज वोट चोर गद्दी छोड़ वाली रैली में शामिल होने के लिए पहुंचे। एक बार फिर से आप इन चेहरों पर नजर डालिए, ये वो चेहरे हैं कांग्रेस के जो जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी इन चेहरों के दम पर ही आगे बढ़ रही है, और इसीलिए रामलीला मैदान में एक बड़ी रैली का आयोजन आज होता है। और इस रैली में राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल होने के लिए पहुंचे, केसी वेणुगोपाल और तमाम दूसरे नेताओं की मौजूदगी रही। अब आपको मैं समझाने की कोशिश करते हैं कि एसआईआर के विरुद्ध क्यों राहुल का युद्ध लगातार छिड़ा हुआ है। आरोप नंबर 1 है, एसआईआर की आड़ में वोट चोरी हो रही है। बार बार इस बात का जिक्र राहुल गांधी कर रहे हैं और एक बार फिर से उन्होंने अपना यही राग अलापा है। इसके अलावा आरोप नंबर 2 है, चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं रह गया है। बार बार राहुल गांधी ये कहते हुए नजर आए। इसके अलावा 2 और आरोप है। आरोप नंबर 3 है, चुनाव आयोग बीजेपी के लिए काम कर रहा है। राहुल गांधी एक बार नहीं 100 बार ये कह चुके हैं कि चुनाव आयोग बीजेपी के लिए काम कर रहा है। इसके अलावा आरोप नंबर 4 है कि विपक्षी पार्टियों के वोटरों के नाम काटे जा रहे हैं। विपक्षी पार्टियों के वोटरों के नाम काटे जा रहे हैं, बेहद बड़ा आरोप लगाया गया। आरोप नंबर 5 है, 45 दिन के बाद सीसीटीवी फुटेज डिलीट क्यों किए जा रहे हैं। ये तमाम तरीके से सवाल पूछ रहे हैं राहुल गांधी। लेकिन आरोप नंबर 6 में हमें ईवीएम देखने क्यों नहीं दिया जाता है। ईवीएम अगर हमें देखना है तो इसके लिए क्यों आखिरकार ये लगातार बातें सामने आ रही हैं, और इसी बात का जिक्र राहुल गांधी भी कर रहे हैं। ईसी की नियुक्ति वाली कमेटी से सीजेआई को क्यों हटाया, आरोप नंबर 7 है राहुल गांधी का। और इन्हीं तमाम आरोपों के साथ लगातार राहुल गांधी चुनाव आयोग और बीजेपी पर हमलावर हैं। एक बार फिर से आप देखिए, आरोप नंबर 1, एसआईआर की आड़ में वोट चोरी हो रही है। आरोप नंबर 2, चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं रह गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी कह रहे हैं चुनाव आयोग बीजेपी के लिए काम कर रहा है, बीजेपी का एजेंट है। इसके अलावा हमें ईवीएम देखने क्यों नहीं दिया जाता है, ये भी सवाल उठा रहे हैं बार बार राहुल गांधी। और आरोप नंबर 7 है, ईसी की नियुक्ति वाली कमेटी से सीजेआई को क्यों हटाया। ये तमाम वो आरोप हैं जिनके आधार पर राहुल गांधी बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। और इसके अलावा अब आपको मैं समझाते हैं कि राहुल की एसआईआर रैली, बार बार वही गलती कर रहे हैं राहुल गांधी। एक बार फिर से उन्होंने चुनाव आयोग पर बीजेपी का कब्जा हो गया है, चुनाव आयोग पर बीजेपी का कब्जा हो गया है। और इसके अलावा दूसरा उनका सबसे बड़ा आरोप क्या है, इसी ने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया। इसके साथ उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव आयोग पर बीजेपी का कब्जा हो गया है, यानी कि चुनाव आयोग सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर काम कर रहा है। तो दूसरे तरफ ईसी ने, यानी कि चुनाव आयोग ने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया है। राहुल गांधी बार बार एसआईआर को लेकर इस सवाल पूछ रहे हैं और उन्होंने एक बार फिर से तमाम अपने सवालों को दोहराया है। चुनाव आयोग पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो गया है, कब्जा कर लिया है चुनाव आयोग पर भारतीय जनता पार्टी ने। ईसी ने मेरे सवालों का अब तक जवाब नहीं दिया। ये तमाम अलग अलग तरीके से निशाना साध रहे हैं राहुल गांधी, लेकिन इन सब के पीछे बड़ा मकसद, बड़ी रणनीति यही है कि किसी भी तरीके से हमला किया जाए बीजेपी पर। और अब चुनाव आयोग पर प्रियंका गांधी लगातार निशाना साध रही हैं। प्रियंका गांधी ने क्या कहा, इसे आप समझिए। प्रियंका का राग पुराना है और उसी राग को एक बार फिर से उन्होंने अलापा। चुनाव में धांधली हो रही है, इस बात का जिक्र किया है प्रियंका गांधी वाड्रा में। चुनाव में धांधली हो रही है, बीजेपी वोट चोरी से ही जीत रही है। बीजेपी अगर किसी भी राज्य में चुनाव जीतती है तो उसका सीधा मतलब यही है कि वोट चोरी से वो जीत रही है। इसके अलावा तीसरा सबसे बड़ा आरोप और वो जो राग अलापती हैं, ये लोग वोट चोरी से ही जीतते हैं। ये तीन बड़ी बातें अलग अलग तरीके से प्रियंका गांधी ने कही है। और इसके अलावा बीजेपी चुनाव आयोग की मिली भगत है, यह भी कहना है प्रियंका गांधी वाड्रा का। और आज उन्होंने फिर से इस बात को दोहराया, बीजेपी वोट चोरी से ही जीत रही है। इसके अलावा ये लोग वोट चोरी से ही लगातार जीतते हैं। किसी भी राज्य में अगर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अच्छा प्रदर्शन कर रही है, जीत लगातार दर्ज कर रही है, तो उसके पीछे की वजह सिर्फ और सिर्फ यही है कि बीजेपी वोट चोरी करती है और इसी के कारण चुनाव लगातार बीजेपी जीत रही है हर राज्य में। ये लोग सिर्फ और सिर्फ वोट चोरी करके ही जीतते हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा, कांग्रेस नेत्री प्रियंका गांधी वाड्रा इस बात का राग लगातार अलाप रही हैं। अब आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं कि 2026 में कहां पर चुनाव और इसका असर क्या होगा। पश्चिम बंगाल, केरल, असम और तमिलनाडु, ये वो 4 राज्य हैं जहां पर 2026 में चुनाव होंगे। और इसी 4 राज्यों के साथ लगातार इस बात का भी जिक्र हो रहा है कि कांग्रेस कहां पर खड़ी है। एक तरफ पश्चिम बंगाल, जहां पर टीएमसी इस वक्त मौजूदा सत्ता में है। इसके अलावा केरल साउथ का महत्वपूर्ण राज्य है।
असम पूर्वोत्तर में भी चुनाव होने हैं, असम में और तमिलनाडु, यानी कि 2 राज्य साउथ के हैं और इसके अलावा पश्चिम बंगाल, तो तीसरा पूर्वोत्तर का राज्य असम जहां पर चुनाव होना है। अब राहुल का वोट चोरी का फॉर्मूला क्या चलेगा? 14 दिसंबर दिल्ली में वोट चोर गद्दी छोड़ रैली का आयोजन होता है। 14 दिसंबर को इस रैली का आयोजन हुआ। 9 दिसंबर को लोकसभा में ईसी की भूमिका पर उन्होंने सवाल उठाए। 9 दिसंबर को संसद में उन्होंने सवाल उठाए। अगर आप पीछे जाएंगे, इसके ठीक पीछे जाइए, 17 अगस्त 2025, और यहां पर भी बिहार में वोटर अधिकार यात्रा को लेकर उनकी तरफ से सवाल उठाए गए। 3 तारीखें बेहद अहम है और इन 3 तारीखों के साथ राहुल गांधी लगातार आरोप पर आरोप लगाते जा रहे हैं। बिहार में वोट चोरी का मुद्दा उठाया, बिहार में फ्लॉप साबित हो गए राहुल गांधी और तमाम तरीके से जितने भी आरोप वो लगाते गए वो फ्लॉप हो गए। वोट शेयर 8.71% रहा। तमाम आरोप लगाने के बाद ये नतीजा रहा, यह रहा कांग्रेस पार्टी का। 61 में से 6 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। आप सोचिए और अंदाजा लगाइए, तमाम आरोप, खूब जमकर प्रदर्शन किया पार्टी की तरफ से, लेकिन 2020 में 19 सीटें जीती। तब ये आरोप नहीं लगाए गए थे, लेकिन इन आरोपों के साथ क्या जनता ये समझ गई और शायद इसीलिए सिर्फ और सिर्फ ये समझिए आप, 61 में से 6 सीटों पर जीती थी कांग्रेस। बिहार चुनाव में तमाम सवाल उठाए गए थे कि कांग्रेस के बड़े बड़े चेहरे आखिरकार कहां पर फेल हो गए, और वोट शेयर सिर्फ और सिर्फ 8.71% रहा था, जिसको लेकर कांग्रेस के प्रदर्शन पर लगातार सवाल उठते रहे हैं। वोट चोरी का मुद्दा पूरी तरीके से बिहार में फ्लॉप रहा, लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर ऐसे ही सवाल उठाती रही पार्टी तो क्या आने वाले राज्यों में भी इस तरीके का नतीजा देखने को मिल सकता है? और अब बात करेंगे देश के सबसे बड़े सूबे की। दरअसल यूपी बीजेपी को अपना नया अध्यक्ष मिल गया है। यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष पंकज चौधरी बना दिए गए हैं। पंकज चौधरी के नाम का औपचारिक ऐलान भी कर दिया गया है। पंकज चौधरी के खिलाफ कोई नामांकन नहीं किया गया। निर्विरोध प्रदेश अध्यक्ष उन्हें घोषित कर दिया गया। शंखनाद डमरू वादन से पार्टी दफ्तर गूंजा। एक अलग यहां पर माहौल नजर आया। पूर्वांचल से अध्यक्ष 14 में से 11 अध्यक्ष यहीं से, यानी कि पूर्वांचल पर सबसे ज्यादा पार्टी फोकस रही और एक बार फिर से पार्टी ने पूर्वांचल से ही अध्यक्ष बनाया है। कुशीनगर में कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल। कुशीनगर में कार्यकर्ताओं ने इसको लेकर जश्न मनाया है। आपको बता दें कि पंकज चौधरी संगठन से लेकर सत्ता तक एक लंबा अनुभव रहा, 7 बार से सांसद रहे और इन सब के पीछे की वजह यही है कि ओबीसी पर दांव बीजेपी ने चल दिया है। अब सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की ध्रुवी यानी कि केंद्र में राजनीति अगर उत्तर प्रदेश में कोई कर रहा है सिर्फ और सिर्फ ओबीसी के लिए, तो उसके मतलब और मायने अब यही निकाले जा रहे हैं कि सबसे बड़ा ओबीसी दांव यहां पर पार्टी की तरफ से माना जा रहा है। और इसी के मद्देनजर ये बड़ा फैसला लिया गया है बीजेपी की तरफ से पंकज चौधरी के नाम का ऐलान करके, क्योंकि अलग अलग तरीके से ओबीसी फैक्टर नजर आ रहा है और इसीलिए बड़ा फैसला लिया। निश्चित तौर से एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी पार्टी ने मुझे दिया है और हम पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ, नेताओं के साथ बैठ करके योजना रचना बना करके कैसे हमारी पार्टी और आगे बढ़े उसके लिए हम काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी किसी चुनाव को लेकर रोड मैप नहीं बनाती, बल्कि निरंतर काम करती रही। तो यूपी बीजेपी में पूर्वांचल का लगातार दबदबा है और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे की वजह इस ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं, समझाते हैं कि यूपी बीजेपी में पूर्वांचल का दबदबा क्यों है। ये 4 चेहरे आप देखिए। प्रधानमंत्री वाराणसी से इस वक्त सांसद हैं। वाराणसी सबसे ज्यादा हॉट सीट और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से सांसद है। सीएम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा, और इस चेहरे को आप गौर से देखिए, ये भी गोरखपुर से आते हैं। डिप्टी सीएम प्रयागराज से केशव प्रसाद मौर्य ओबीसी का एक बहुत बड़ा चेहरा रहा है और वर्तमान में भी डिप्टी सीएम के तौर पर एक बड़ा चेहरा बीजेपी का। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष महाराजगंज से एक बार फिर से मैदान में है, यानी कि पंकज चौधरी, और इस चेहरे पर औपचारिक ऐलान कर दिया गया, मोहर लगा दी गई और आज से यूपी बीजेपी की कमान यहां पर पंकज चौधरी के पास है।
लेकिन इन चार चेहरों के मतलब और मायने सिर्फ और सिर्फ यही निकाले जा रहे हैं कि यूपी बीजेपी में पूर्वांचल का दबदबा है। अब आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं कि पूर्वांचल प्लस गैर यादव पिछड़ा इक्वल टू यानी कि बराबर सत्ता की गारंटी किस तरीके से। इन तीन चेहरों को आप देखिए। पहला चेहरा जिसमें केशव प्रसाद मौर्य आपको नजर आ रहे होंगे। साल 2017 में सरकार जब बनी थी तो केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज और पूर्वांचल से आते हैं। कुशवाहा समाज सबसे ज्यादा इनका फोकस है। लेकिन इन सब के बीच साल 2022 में आइए, स्वतंत्र देव सिंह मिर्जापुर, पूर्वांचल और कुर्मी समाज से आते हैं। लेकिन एक बड़ा चेहरा यहां पर स्वतंत्र देव सिंह पार्टी का, सरकार से लेकर सत्ता में काम करने का लंबा अनुभव रहा स्वतंत्र देव सिंह को। और स्वतंत्र देव सिंह मूलतः बुंदेलखंड में इनकी कर्मभूमि रही है। ये तमाम अलग अलग जिलों में कार्यभार संभालते हैं पार्टी की तरफ से। और साल 2017 में बुंदेलखंड की कई सीटों को जिताने में स्वतंत्र देव सिंह की बेहद महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। समूचे उत्तर प्रदेश में भी खूब जमकर प्रचार करते हैं 2022 में, और इसीलिए नतीजा आता है 2022 में एक बार फिर से योगी सरकार बनती है। तीसरा चेहरा है 2027 का चुनाव, पंकज चौधरी महाराजगंज से सांसद हैं, महाराजगंज से आते हैं, पूर्वांचल से बिलोंग करते हैं और इनकी भी जाति कुर्मी है। यानी कि कुर्मी वोट को साधने की कोशिश यहां पर पार्टी की तरफ से रहती है। और इसी के कारण एक बार फिर से कुर्मी पर दांव लगा दिया गया। इन तीन चेहरों के मतलब और मायने सिर्फ यही कह रहे हैं कि एक तरफ पूर्वांचल प्लस गैर यादव पिछड़ा और इसके अलावा सत्ता की यह गारंटी होती है। और सत्ता की गारंटी के लिए ही एक बार फिर से पंकज चौधरी का नाम का ऐलान कर दिया गया। 2027 का आने वाला चुनाव क्या एक अलग मैसेज देगा, ये बेहद महत्वपूर्ण सवाल है। अब विधानसभा चुनाव में कुर्मी वोट को आप समझिए इस ग्राफिक्स के माध्यम से। साल 2017 बीजेपी के पास 63% वोट कुर्मी समाज का मिलता है, समाजवादी पार्टी को 16% वोट मिलता है। और ये साल 2017 का आंकड़ा है। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में आप वापस लौटिए, 63% बीजेपी और समाजवादी पार्टी 16%। लेकिन 2022 में एक ग्राफ बढ़ गया, पार्टी का 66%, यानी कि 3% का इजाफा हो गया। लेकिन समाजवादी पार्टी को 9% का इजाफा हुआ। यानी कि हर पार्टी ने कुर्मी वोट में सेंध लगाई। लेकिन फिलहाल आज और वर्तमान का दौर पार्टी देखती हुई एक बड़ा फैसला एक बार फिर से कुर्मी वोट को साधने के लिए लिया गया है। पंकज चौधरी के नाम का ऐलान एक बार फिर से आप समझिए। साल 2017 63% भारतीय जनता पार्टी प्लस यानी कि बीजेपी और तमाम दूसरे सहयोगी दलों को 2017 में 63% वोट मिला कुर्मी समाज का। और यही समाजवादी पार्टी ने भी इजाफा किया। अब आपको हम समझ आते हैं कि लोकसभा चुनाव में कुर्मी और कोरी वोट कहां पर डाइवर्ट हुआ। साल 2019 का लोकसभा चुनाव बीजेपी को 80% वोट बैंक के साथ कोरी समाज का सपोर्ट मिला, वोट मिले। और समाजवादी पार्टी प्लस यानी कि समाजवादी पार्टी 14% वोटों के साथ तमाम दूसरे सहयोगी दलों को सिर्फ 14% वोट मिला। 2024 में अगर आप नजर दौड़ाएंगे तो 61% यानी कि 19% कम वोट मिले पार्टी को, यानी कि भारतीय जनता पार्टी को। और इसीलिए कुर्मी वोट पर सबसे ज्यादा फोकस कर रही है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन यही समाजवादी पार्टी को लाभ मिला और 34% वोट पर समाजवादी पार्टी पहुंच गई। अब यूपी बीजेपी में क्या बदला है, अब आपको हमें समझाने की कोशिश करते हैं। भूपेंद्र चौधरी यानी कि आज से ठीक पहले भूपेंद्र चौधरी ही पार्टी के अध्यक्ष रहते थे। जाट, ओबीसी और पश्चिमी यूपी मुरादाबाद, ये अलग अलग फैक्टर हैं भूपेंद्र चौधरी से जुड़े हुए। और पश्चिमी यूपी पर सबसे ज्यादा फोकस करने की जरूरत थी, इसीलिए भूपेंद्र चौधरी लगातार संगठन की कमान संभालते रहे। लेकिन अब पंकज चौधरी नए बीजेपी अध्यक्ष हैं यूपी के। कुर्मी ओबीसी समाज से आते हैं, पूर्वांचल से बिलोंग करते हैं और महाराजगंज इस सीट बहुत ज्यादा चर्चा में रहती है। और चर्चा का कारण यही है कि पंकज चौधरी इस सीट से 7 बार से सांसद हैं। 7 बार से सांसद यानी कि 35 सालों से संसद में मौजूदगी उनकी इसी सीट से है। इसके अलावा भूपेंद्र चौधरी जाट और ओबीसी, पश्चिमी यूपी मुरादाबाद, और ये बेहद महत्वपूर्ण समीकरण है। और इसी समीकरण के साथ यूपी बीजेपी अब आगे बढ़ रही है।